हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उत्कर्ष वास्तव में। आज हम कवर करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड फॉर क्लास 10 हिस्ट्री, एक बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो कहानी की शुरुआत होती है सिल्क रूट के साथ। ये वो रास्ते थे जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स को, दूर दराज वाले पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया करते थे, जैसे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को। माना जाता है एशिया में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी वो भी इन्हीं रास्तों से आई थी, और जो फूड का ट्रेवल हुआ था एक देश से दूसरे देश में, जो फूड ग्रेन्स गए थे वो भी इन्हीं रास्तों से हुए थे। जैसे वेस्ट से जो स्पैगेटी थी वो जब चाइना पहुंची तो उसका नाम नूडल्स हो गया। तो ऐसे पहले के टाइम पर फूड भी एक्सचेंज हुआ करता था, सामान का भी एक्सचेंज हुआ करता था। ये तो था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हमें बताता है कैसे पहले के टाइम पर वर्ल्ड कनेक्टेड था। अब आते हैं हमारे एक एक करके टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इसमें हम देखेंगे कैसे बेचारा अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया। पहले के टाइम पर होता क्या था, जो पावरफुल कंट्री थी वो कोशिश करती थी छोटी छोटी कंट्रीज पर अपना कब्जा करने की। ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका के साथ। अमेरिका जो मिड 16th सेंचुरी के लिए अमेरिका का सी रूट डिस्कवर होता है कोलंबस के द्वारा, तो जो स्पेन होती है वो अमेरिका को देखती है और ललायत हो जाती है। वो कहती है अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्स है, तो हम अमेरिका में जाएंगे और अमेरिका पर कब्जा करेंगे। तो सबको लगा था स्पेन वाले अपनी आर्मी लेकर जाएंगे और अमेरिका पर कब्जा करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। स्पेन वालों ने एक बीमारी की मदद से अमेरिका पर कब्जा किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। स्पेन वालों ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को भेजा एक बीमारी के साथ जिसका नाम था जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। और जैसे उनके सोल्जर्स अमेरिका में पहुंचे वो बीमारी पूरे अमेरिका में फैल गई, और जिससे अमेरिका की कई सारी कम्युनिटीज खत्म हो गई और अमेरिका कमजोर हो गया और स्पेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया। इसीलिए ये कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज बाय स्पेनिश कन्क्वेरर वाज नॉट देयर आर्मी, इट वाज द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हिच दे कैरीड विद देम। अब आती है बात 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिस्ट थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने बताया 3 तरीके से वर्ल्ड में आपस में एक्सचेंज होता है, 3 तरीके से कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती हैं। पहला होता है फ्लो ऑफ ट्रेड से, दूसरा होता है फ्लो ऑफ लेबर से, तीसरा होता है फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब जब एक देश का सामान दूसरे देश में जाता है। फ्लो ऑफ लेबर का मतलब जब एक देश के वर्कर दूसरे देश में जाते हैं काम करने की उम्मीद में। फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब जब एक देश का बंदा दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इस तरीके से उन्होंने बताया था ये जो 3 तरीके हैं, इस तरीके से आपस में पूरा वर्ल्ड क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या था 19th सेंचुरी में, बेसिकली हुआ क्या था, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो शेप लेने लगी थी। किसकी वजह से? ब्रिटेन की वजह से। होता क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। जो ब्रिटेन था 19th सेंचुरी में वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए खुद से पूरा फूड ग्रेन्स को बना सके। तो वो क्या करता था, बाहर से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाता था दूसरे देशों से। लेकिन ब्रिटेन के जो फूड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फूड प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप बाहर से आने वाले फूड ग्रेन्स को रोको, जिससे हम लोग अपने ब्रिटेन में ही प्रोड्यूस करें और ब्रिटेन में ही प्रॉफिट कमा सके। तो ब्रिटेन वाली सरकार मान गई, तो उसने कॉर्न लॉज लगा दिए। कॉर्न लॉज से बेसिकली हो क्या जाता था, कॉर्न लॉज का मतलब बाहर से आ रहे कॉर्न पर और भी जितने फूड ग्रेन्स हैं उन पर टैक्स लगा देना, सो दैट वो आना कम हो जाए। तो ब्रिटेन में अब बाहर से फूड ग्रेन्स आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर ब्रिटेन के प्रोड्यूसर पे आ जाता है कि वो अब कैसे इतना सारा चीजें बनाएंगे। कुछ टाइम के बाद रियलाइज होता है कि ब्रिटेन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सबके लिए सामान बनाने की। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से इन कॉर्न लॉस को हटा देती है, फिर से बाहर से सामान आने लगता है। अब होता क्या है, जैसे ही अब ये फिर से बाहर से फूड ग्रेन्स या खाने का सामान आने लगता है, तो लोग अब ब्रिटेन का सामान छोड़कर बाहर से आ रहे इंपोर्ट को खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है। इसकी वजह से ब्रिटेन के प्रोड्यूसर्स, ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स थे, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। कई सारे वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे ब्रिटेन के वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स को। और इस पूरी सिचुएशन में बस एक चीज़ अच्छी होती है कि ब्रिटेन की फूड डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने अपने देश में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ओपन करने लगते हैं, सो दैट हम ब्रिटेन में अपना सामान भेज पाए और वहाँ से प्रॉफिट कमा पाए। और इस तरीके से धीरे धीरे हर एक कंट्री में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और इस तरीके से हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी अपना शेप लेती चली जाती है 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की फूड डिमांड्स की वजह से। अब इस पूरी प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था अगर मैं पूछूं, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब ये पूरी प्रोसेस हो रही थी तो उसी टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करने के लिए रेलवेज को स्टार्ट कर दिया गया था, हार्बर शिप्स को स्टार्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ एक और एग्जांपल है जिसमें पता चलता है टेक्नोलॉजी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो था रेफ्रिजरेटेड शिप्स का। बेसिकली पहले के टाइम पर क्या होता था, मीट के लिए अमेरिका से जिंदा जानवर को ले जाया जाता था यूरोप में, और यूरोप में फिर उनको काटा जाता था। और इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि अमेरिका से जब ये जिंदा जानवर शिप में जाते थे, ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे और कई सारे बीमार हो जाते थे, जिसकी वजह से जो मीट पहुंचता था यूरोप में वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आता था। लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटेड शिप्स की, यानी ऐसे शिप्स की जिनके अंदर फ्रिज वाली सुविधा अवेलेबल थी। तो क्या किया जाने लगा, अमेरिका में ही मीट को प्रोड्यूस किया जाने लगा, अमेरिका में ही जानवरों को काट दिया जाता था, मीट प्रोड्यूस होता था और फिर उसको यूरोप भेजा जाता था। इससे क्या हो पाया, ज़्यादा से ज़्यादा मीट यूरोप तक पहुंच पाया और उसका मीट का कॉस्ट भी कम हो गया और वो सब तक पहुंच भी पाया। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बिल्कुल
अमेरिका की सिचुएशन की तरह है, दैट इज लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। मैंने आपको बताया कैसे पावरफुल कंट्री छोटी छोटी कमजोर कंट्रियों को कंट्रोल करना चाहती थी, ऐसा ही कुछ केस बेचारे अफ्रीका का भी हुआ। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने देखा अफ्रीका की तरफ कि अफ्रीका क्या है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज और अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका को कोलोनाइज करेंगे, अफ्रीका पर अपना कब्जा जमाएंगे। तो ये यूरोपियन पावर्स पहुंच जाती है अफ्रीका में और अपनी फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, माइंस ये सब डाल देती है। लेकिन इनके सामने एक दिक्कत आती है कि अफ्रीका में लैक ऑफ लेबर था, शॉर्टेज ऑफ लेबर थे, अफ्रीका में लोग काम करने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अफ्रीका में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, इतने ज़्यादा केटल्स, जानवर अवेलेबल थे कि लोगों को काम करने की ज़रूरत थी नहीं। तो इस वजह से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो माइंस थी, वहाँ पर इन लोगों को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। ब्रिटिश वालों ने या जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कुछ काम नहीं आई, जैसे टैक्स बढ़ा देना या कुछ लॉज ला देना। लेकिन फिर एक ऐसी बीमारी आई अफ्रीका के अंदर जिससे अफ्रीका कमजोर हो गया, वो थी रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग। ये बेसिकली एक जानवरों की बीमारी थी और ये अफ्रीका में आई कैसे थी, ब्रिटिश एशिया से कुछ जानवरों को लाया गया था अफ्रीका के अंदर। ब्रिटिश एशिया से मतलब है एशिया का वो पार्ट जिस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो बेसिकली ब्रिटिश एशिया से कुछ जानवर लाए जाते हैं जिनको पहले से ये रिंडरपेस्ट की बीमारी थी, और जैसे ही ये जानवर अफ्रीका में आते हैं ये 5 साल के अंदर अंदर अफ्रीका के 90% जानवर्स को खत्म कर देते हैं, केटल्स को खत्म कर देते हैं, और 10% जो केटल होते हैं उनको ब्रिटेन वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं, ब्रिटिश वाले यूरोपियंस अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका कमजोर हो जाता है और इनको मजबूरी में इन लोगों को प्लांटेशन माइंस में काम करना पड़ता है, और इस तरीके से अफ्रीका भी की सिचुएशन अमेरिका जैसी कर दी जाती है। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, दैट इज इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि इंडिया में लोग काम करने की तलाश में बहुत दूर दूर ट्रेवल किया करते थे। कुछ लोग तो ऐसी लेबर होते थे जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते थे, जैसे कुछ लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो किसी और देश में जाते थे 3 साल 5 साल के लिए। ऐसी लेबर को हमने इंडेंजर्ड लेबर या बंधुआ मजदूर कहा, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करती थी और किसी और देश में 3-5 साल के लिए काम करती थी। ये जो लेबर थे इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता था, और ब्रिटिश वाले क्या करते थे, इन लेबर को हायर करने के लिए हमारे इंडिया में इन्होंने अपने अपने एजेंट्स बांध रखे थे। इन एजेंट्स को कमीशन मिलता था। ये एजेंट क्या करते थे, वर्कर्स को गुमराह करते थे, बताते थे कि वहां आप जाओगे ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिलेगी। कई बार तो ये लोग जबरदस्ती उठा के भी ले जाते थे, किडनैप करके ले जाते थे, सो दैट इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एज इंडेंजर्ड लेबर दूसरे देशों में बेच पाए। इससे बहुत भी ज़्यादा दिक्कत भी होती थी उस टाइम पर, पूरी लेबर क्लास को, वर्किंग क्लास को बहुत स्ट्रगल होता था। लेकिन ये जो लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास थी, जो इंडेंजर्ड लेबर बनकर दूसरे देश में जाती थी, ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग थे। ऐसा मैंने क्यों कहा वो मैं बताता हूँ। बेसिकली जैसे ये किसी देश में पहुंचते थे, इनको रियलाइज हो जाता था कि अब यहीं पर इनको बहुत समय बिताना है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कल्चर के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते थे। जैसे सपोज करो कोई लेबर क्लास पहुंची, तो अब उसे पता है कि उसको 3 साल तो यहाँ काम करना ही करना है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पर अपना म्यूजिक डेवलप कर लेगी, अपने फेस्टिवल्स डेवलप कर लेगी, अपना कल्चर डेवलप कर लेगी। जैसे कुछ वर्कर्स ने क्या किया था, हमारे इंडिया में जिसको मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है, उसको उन्होंने होसे के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। जो ट्रिनिडाद और गुआना में लोग थे, उन्होंने अपना एक म्यूजिक डेवलप कर लिया था, चटनी म्यूजिक करके, जिससे वो अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, अपना जीवन जीने का तरीका ढूंढ लेते थे एंटरटेनमेंट का। लेटर ऑन 1921 में ये जो सिस्टम था स्लेवरी का कि इंडेंजर्ड लेबर वाला, इसको खत्म कर दिया जाता है। अभी मूव ऑन करते हैं इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनियलिज्म पे। इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनियलिज्म में बेसिकली क्या होता था, ये ब्रिटेन वाले क्या करते थे, हमारे देश का सामान, कच्चा माल सस्ते रेट पर ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटेन से फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट, पक्का माल हमारे इंडिया में ले जाते थे हायर प्राइस पे। सपोज करो कॉटन ले जाएंगे 10 रुपए पे, और ब्रिटेन से जो कपड़ा आएगा उसको बेचेंगे भारत में 30 रुपए पे, और इससे जो इनको फायदा होता था 30 - 10 20 रुपए का, इससे ये लोग क्या करते थे, इससे ये लोग अपने बाकी सभी बिजनेस को मैनेज भी करते थे। मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी में हम जानेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चीजें चेंज हुई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक, जिसको लड़ा गया था एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में। और ये जो वर्ल्ड वॉर था उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर भी पड़ा था। पहली चीज तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लोगों ने पहली बार मशीन गन्स, ग्रेनेड, टैंक्स, एयरक्राफ्ट इनका यूज होते हुए देखा था। साथ ही साथ इस वर्ल्ड वॉर की वजह से मोर देन 9 बिलियन पीपल, यानी 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, ब्रिटेन की हाउस होल्ड इनकम्स डिक्रीज हो गई थी। बेसिकली ब्रिटेन में जो लोग कमाते थे, अब वो लोग वॉर में मारे गए या इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से अब वो लोग कमा नहीं रहे थे। तो ब्रिटेन की हर घर की इनकम क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी, और ब्रिटेन के अंदर वुमेन को घर से बाहर निकलकर वो सब काम करने पड़े थे फैक्ट्री कंपनीज में जो मैन किया करते थे। साथ ही साथ एक और भी चीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, वो हुई थी कि यूएस जो था वो एक वर्ल्ड पावर बन के इमर्ज हुआ था। क्योंकि यूएस ने क्या किया था, पूरे उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सबको इतना लोन दिया था, स्पेशली ब्रिटेन को, कि क्या होने लगा था, जो यूएस जो था एक वर्ल्ड पावर बन गया था। तो वर्ल्ड पावर बन गया था यूएस, और ब्रिटेन की हाउस होल्ड इनकम डिक्रीज हो गई थी। और वॉर के बाद ब्रिटेन की क्या सिचुएशन हुई, बहुत खराब थी। जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था, ब्रिटेन में पॉवर्टी फैल
फैल गई थी, ब्रिटेन में हर 5 में से एक बंदा बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गया था। ये मैंने क्यों बताया, ये आपको पता चलेगा जब हम ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है अमेरिका का मास प्रोडक्शन। अमेरिका की इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था मास प्रोडक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके एक बहुत ही बड़े सपोर्टर थे हेनरी फोर्ड। इसमें क्या किया जाता था, किसी भी चीज़ को बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता था सो दैट उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। तो हेनरी फोर्ड ने कार्स का मास प्रोडक्शन किया, जिसके लिए उन्होंने असेंबली लाइन मेथड का इस्तेमाल किया। और असेंबली लाइन मेथड में क्या किया जाता था, एक वर्कर को सेम टास्क बार बार करने को बोला जाता था सो दैट उसकी स्पीड बढ़े और जल्दी से जल्दी काम कर सके। शुरुआत में वर्कर्स काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन हेनरी फोर्ड ने उनको लालच दे दी, बोला कि मैं तुम्हारी इनकम डबल कर दूंगा, और वो लोग काम करने को तैयार हो गए। तो जो पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो थी हमारी टी मॉडल कार। टी मॉडल कार हमारी पहली मास प्रोड्यूस कार थी। और धीरे धीरे करके ये मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में हर जगह पे अप्लाई हो गया, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी। और जो एक बहुत बड़ा कारण बना था ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन क्या था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में शुरू हुआ था और इसके असर बहुत लंबे रहे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जाने लगी थी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी थी। इसके कई सारे रीजन थे, लेकिन मेन 3 रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये था, मास प्रोडक्शन की वजह से एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ गई थी कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े थे। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में प्रेजेंट होगी तो उसकी प्राइस वेरी ऑब्वियस डाउन चली जाएंगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत लॉस हुआ था। दूसरा जो फैक्टर था जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, वो था शॉर्टेज ऑफ लोन्स। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कई सारी कंट्रीज ने यूएस से लोन लिया था, और कई सारी कंट्रीज तो यूएस पर प्रॉपर डिपेंडेंट भी हो गई थी कि लोन हमको आपसे लेना ही लेना है, वरना हमारा देश नहीं चलेगा। तो जब यूएस ने देखा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो यूएस ने लोन देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज का सिस्टम कोलैप्स हो गया, ठप हो गया। यूएस का खुद का सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस ने जो लोन दे रखा था दूसरी कंट्रीज को, वो लोन कभी वापस आया ही नहीं। तो दूसरा रीजन क्या बना था ग्रेट डिप्रेशन का, वो था हमारा शॉर्टेज ऑफ लोन्स। और तीसरा रीजन जो मैंने अभी बताया था, कंडीशंस क्रिएटेड बाय वॉर। वॉर की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस हुई थी जिसकी वजह से जो ब्रिटेन था वो कर्ज में फंस चुका था। ब्रिटेन के अंदर क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका था, पॉवर्टी फैल चुकी थी, वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया। तो 3 रीजन क्या बनते हैं ग्रेट डिप्रेशन के, ओवर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, दूसरा हमारा क्या बनता है शॉर्टेज ऑफ लोन, और तीसरा बनता है कंडीशंस क्रिएटेड बाय वॉर। इंडिया पर भी ग्रेट डिप्रेशन के असर देखे गए थे। इंडिया में जो व्हीट के प्राइसेस थे, गेहूं के प्राइस ऑलमोस्ट 50% से क्रैश कर गए थे। यानी जो गेहूं 10 रुपए में बिका करता था, 5 रुपए में बिक रहा था। इंडिया में जूट प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जूट प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, जूट को बनाने से पहले लोन लिया करते थे। तो उन्होंने लोन ले रखा था, लेकिन जूट के प्राइसेस सडनली 60% क्रैश कर गए। यानी जो जूट 10 रुपए का था, अब वो 4 रुपए में बिक रहा था, जिसकी वजह से जूट प्रोड्यूसर्स, जूट बनाने वाले भी कर्ज में चले गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि कैसे हमने इस पूरे सिचुएशन से रिकवर करने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और उसके बाद तुरंत बाद थोड़े टाइम के अंदर अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ गया। यानी कि प्रॉपर हर कंट्री को रिकवर करने का मौका मिल ही नहीं पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था एक्सेस और एलाइज के बीच में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 2 चीज़ें पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते, कि अगर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना है तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यूएस का सपोर्ट, क्योंकि यूएस क्या बन गया था उस टाइम पर, यूएस एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मिलिट्री, हर तरीके से वर्ल्ड पावर बन गया था। और दूसरा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इस चैप्टर में एक नई चीज आ जाती है। क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर, जब सब सफर कर रहे थे, तो सोवियत यूनियन ने खुद को आइसोलेट करके खुद के अंदर इतने डेवलपमेंट ला दिए थे, इतने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट ला दिए थे, कि सडनली सोवियत यूनियन क्या हुआ था, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया था। तो जब वर्ल्ड वॉर एंड होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जब एंड होता है, तो सबकी निगाहें टिकी थी यूएस पर और सोवियत यूनियन पर, क्योंकि ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे वर्ल्ड की इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाने में। और साथ ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ग्रेट डिप्रेशन एंड हुआ, तो लोगों को 2 चीज़ें सीखने को भी मिली थी। जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने 2 चीज़ें सीखी भी थी, कि अगर आपको ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से अब बचना है तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, कि एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विद मास कंज्यूम्पशन। उन्होंने बोला था एक सोसाइटी में आप तब तक मास प्रोडक्शन मत करो जब तक मास कंज्यूम्पशन ना हो। सही बात है, अगर 100 किलो चावल की डिमांड ही नहीं है तो तुम 100 किलो चावल क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। तो पहली चीज जो सीखने को मिली थी ग्रेट डिप्रेशन से इकोनॉमिस्ट को, वो ये थी कि हमको मास प्रोडक्शन तभी करना है जब मास कंज्यूम्पशन हो, और मास कंज्यूम्पशन तब हो पाएगा जब लोगों के पास, इनकी जेब में पैसा होगा, तभी वो चीज़ों को कंज्यूम कर पाएंगे जब उनके पास रोजगार होगा। तो पहली चीज़ क्या सीखने को मिली थी, क्लियर होता है, मास प्रोडक्शन कांट बी सस्टेन विदाउट मास कंज्यूम्पशन। दूसरी चीज़ जो सीखने को मिली थी कि अगर लोगों को रोजगार देना है, पैसा देना है, तो ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास
पावर है कि वो सभी चीज़ों को अपने हाथ में ले सकती है, जैसे फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर को, हर चीज़ को अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, तो दो चीज़ें सीखने को मिली थी। पहला, मास प्रोडक्शन कांट बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन, एंड दूसरा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, सब तक रोजगार पहुंचाना है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसी को लेकर जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है न्यू हैम्पशायर यूएसए में, जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वहां पर मिलती हैं और दो इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, जिसका मेनली काम था पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाना। और यही हमारा था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था? बेसिकली इट वाज एन एग्रीमेंट इन विच टू इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, वर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहते हैं। और इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 1947 में। और इन्होंने जब से अपना काम स्टार्ट किया उसके बाद से ये डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी को ऊपर ही ऊपर ले गए। इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ भी कराई, लेकिन इसमें एक घाटा ये हुआ था कि जब से ये ब्रेटन वुड्स आया था, इसका फायदा सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को होता था, डेवलपिंग कंट्रीज या उन कंट्रीज को नहीं हो रहा था जो उस टाइम पर आज़ाद हुई थी, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको कोई फायदा नहीं था। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने जो लोग डेवलप करती चली जा रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने G77 बनाई, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड रखी। और इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज ने भी क्या किया, अपनी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स लिए। और फिर धीरे धीरे 1960s तक आते आते चीज़ें अच्छी होने लगी थी। ये ब्रेटन वुड्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, चाइना मार्केट में आ गया था और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वापस से सुधार पर आने लगी थी, ट्रैक पर आने लगी थी। और इस तरीके से ट्रैक पर आते आते इस चैप्टर का भी दी एंड हो जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।